नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें आपको लर्न करने की जरूरत होती है। उन सब चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने भी अपना करियर वेब डेवलपमेंट में शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने बैकएंड डेवलपमेंट से शुरू किया था, देन उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फिर उसके बाद मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट में मूव किया था। तो उस दौरान मैंने क्या क्या चीजें सीखी है, मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिली थी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। तो फुल स्टैक डेवलपर का मेन काम जो होता है वो होता है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने लग पड़ते हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक और बैकएंड से लेके फ्रंट एंड तक जो जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन सब चीजों को देखना या फिर उन सब चीजों में काम करना। तो ये एक फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट बनने के लिए आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए और उससे रिलेटेड और भी चीजें होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके वो सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है HTML का। HTML की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि आपने अगर कोई वेबसाइट तैयार करनी हो, मान लो कि आपने लॉगिन पेज बनाना हो, वहां पे आपको फील्ड्स चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, दो यूजर नेम डालने के लिए, पासवर्ड डालने के लिए, देन उसके बाद एक बटन चाहिए। तो ये तीनों एक सिर्फ स्ट्रक्चर की तरह काउंट होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें दो फील्ड्स हैं और उसमें एक बटन है। तो ये सारा का सारा काम HTML का होता है कि जितने भी आपने वहां पे स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, जितने भी कंपोनेंट आपने लगाने होते हैं, उन सब के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद बात करते हैं CSS की। CSS मेनली यूज किया जाता है डिजाइनिंग पर्पस के लिए कि आपने अगर कोई फील्ड लगा दी, उसको आपने स्क्वायर रखना है या फिर उसको आपने रेक्टेंगल फॉर्म में रखना है, किस तरह से रखना है, वो सारा का सारा काम हैंडल करते हैं CSS। आपने बटन लगा दिया, बटन का कलर चेंज करना है, बटन को किस फॉर्म में लेना है, सर्कुलर बनाना है या फिर स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, तो वो सारी की सारी जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो सारी डिजाइनिंग करता है CSS। देन उसके बाद बात आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, जिसके बगैर मैं ये कहूं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकती। जावास्क्रिप्ट का मेन काम होता है कि जितने भी हमने कंपोनेंट या जितने भी हमने डिजाइनिंग की है उनको वर्क करवाना। यानी कि मान लो कि आपने वहां पे बटन लगा दिया तो बटन पे क्लिक करने के बाद क्या फंक्शनैलिटी रन होनी चाहिए वो सारा का सारा काम हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट। मतलब कि इसको लॉजिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जितने भी आपके कंपोनेंट लगाए जाते हैं उन कंपोनेंट को एम ही अगर लगा दी, उस पे कोई फंक्शनैलिटी ना लगाई तो उनका कोई यूज नहीं होता। उन्हीं चीजों को यूज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं ताकि जितने भी हमने वहां पे कंपोनेंट्स बनाकर रख दिए हैं उनको यूज कर सके। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल होता है और इसके बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क होते हैं। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर भी बनना चाहते हो तो आपको इसके फ्रेमवर्क्स में से कोई भी एक फ्रेमवर्क डेफिनेटली आना ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट के तीन मेनली फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है रिएक्ट का, देन एंगुलर JS, देन उसके बाद Vue.js। इन तीनों फ्रेमवर्क्स का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को खड़ा कर सकते हो। इसके अलावा बूटस्ट्रैप भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी आप कोड HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में लिखते हो उन सब का एक शॉर्टकट होता है। यानी कि आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की साइट पर जाकर वो सारे के सारे कंपोनेंट उठाकर अपनी साइट पर पेस्ट कर सकते हो और आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी काफी ज्यादा आसानी हो सके। तो ये पूरा का पूरा फ्लो होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपर के लिए कि जब आप एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। एक सेपरेट वीडियो में डेफिनेटली बनाकर रखी हुई है जिसमें मैं फुली आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। बैकएंड डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है एज पर योर कन्वीनियंस कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो, जैसे कि पाइथन, जावा, गो, C#, जावास्क्रिप्ट और PHP। इनमें अगर आप मेरी प्रेफरेंस के बारे में पूछेंगे तो मैं पाइथन को ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि पाइथन इजीली लर्न हो जाती है और बहुत ज्यादा चीजों में यूज भी हो जाती है। तो मेरे लिए पाइथन ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी। आपकी जो भी चॉइस हो आप उस अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर और अभी आप मूव करना चाहते हो बैक एंड में ताकि आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल लैंग्वेज होगी।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि बेस्ट सूटेड होते हैं किसी भी बैकएंड डेवलपर के लिए, कि उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए और उसके रिलेटेड उसको कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है पाइथन प्लस जैंगो। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। दूसरे नंबर पे जो फ्रेमवर्क आता है वो है जावास्क्रिप्ट प्लस नोड.js। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप फ्रंट एंड से बैक एंड में आए हो, मूव किए हो, तो आपके लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ नोड.js कर लो, क्योंकि ये भी एक जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क होता है, तो आपको लर्न करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा ये चीज। देन उसके बाद जावा प्लस स्प्रिंग, देन उसके बाद PHP प्लस लारावेल, देन उसके बाद C# प्लस ASP.NET। देन बात करते हैं APIs के बारे में। अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो जो मेन काम आप लोग करोगे वो होता है टू क्रिएट APIs एंड टू इंटीग्रेट दोस APIs। तो मेन काम आपका API से रिलेटेड ही होता है। APIs के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि APIs क्या होती हैं, इसके कौन से टाइप्स होते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं तो मैंने भी जितने भी अभी प्रोजेक्ट में काम किया है, मेनली ये 3 APIs का मैंने भी यूज किया और मैं आपको यही कहूंगा कि इसके अलावा ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं 3 APIs के बारे में अच्छे से पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद बात करते हैं HTTP मेथड्स के बारे में। ये API से ही लिंक्ड होता है। जब भी आप कोई APIs डेवलप करते हो तो कुछ HTTP मेथड्स की जरूरत पड़ती है उन्हीं APIs को वर्क करवाने के लिए, जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं आपके जब भी आप कोई API डेवलप करते हो। इन सब का मतलब होता है कि ये सारे क्रूड फंक्शन ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्रूड फंक्शन के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं ये चीज बता दूं, इट इज यूज फॉर क्रिएशन, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सारी क्वेरीज चलाई जाती हैं बाय यूजिंग पुट, पोस्ट, गेट एंड डिलीट। इन सबको मैंने रोड मैप टू बैकएंड डेवलपर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर आप सब लोगों को बताया ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको फिर से एलैबोरेट करने की कोई भी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैशिंग। अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको ये चीज करनी आनी चाहिए कि किसी भी रिजल्ट को किस तरह से आप ज्यादा इंप्रूव करके दिखा सको। कैशिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई ऐसा फंक्शन चला दिया जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, और क्या करते हो कि आप जब उसका रिजल्ट आता है उसको किसी चीज में सेव करवा कर रख लेते हो। तो उसका फायदा क्या होता है कि जब दूसरी बार आप उसी फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको वो फंक्शन बार बार नहीं कॉल करना पड़ेगा। आप पहले सिर्फ जाकर रेडिस में जाके वो चेक कर लीजिएगा कि आपने वो रिजल्ट पहले सेव करवाया है या नहीं, तो डायरेक्टली आप वहां से उसका जो भी इनपुट आ रही है और जो भी उसकी आउटपुट आपने सेव करवाई है डायरेक्टली वहां से यूज कर सकते हो। इससे टाइम बहुत ज्यादा बचता है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार उस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता। ये सब चीजों के लिए कैशिंग का यूज किया जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि कैशिंग के बारे में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लीजिएगा। ये बैकएंड डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आर द टूल्स जो कि आप बैकएंड डेवलपमेंट में यूज करते हो, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है पोस्टमैन का। पोस्टमैन के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि ये किस तरह का टूल है, क्योंकि अगर आपका काम एक वेब डेवलपर के लिए मेनली काम तो APIs बनाना ही होता है, तो अगर आप APIs बना रहे हो तो उनको टेस्ट करने के लिए आपको किसी टूल की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें पोस्टमैन सब बहुत ज्यादा कंपनीज में यूज किया जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा पोस्टमैन आप मेनली पढ़ लीजिएगा। पोस्टमैन का बहुत ज्यादा फायदा आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट के बाद आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए जिनको स्टैक्स का नाम दिया जाता है। जो स्टैक बहुत ज्यादा बूमिंग पर चल रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन स्टैक का आखिर मतलब क्या होता है। जिनमें से सबसे ज्यादा जो कि आजकल डिमांड में चल रहे हैं वो है मीन स्टैक और मर्न स्टैक। इनकी अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो इनमें जो M है वो है MongoDB, E है Express.js, और इसमें जो मीन में A आता है उसका मतलब है एंगुलर, और जो मर्न में R आता है उसका मतलब है रिएक्ट, और N का मतलब है Node.js। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि इनमें जो भी लिखा होता है वो सारा जावास्क्रिप्ट के अंडर ही लिखा होता है। इनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि फ्रंट एंड का काम करते हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि बैक एंड का काम करते हैं, और कलेक्टिवली ये दोनों मिलकर एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस। ऑब्वियसली किसी भी वेबसाइट को खड़ा करने के लिए आपको डाटा तो चाहिए ही होगा वहां पे दिखाने के लिए। बिना डेटाबेस के कोई भी वेबसाइट सिर्फ खोखली होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो डेटाबेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी वेबसाइट को रन करवाने के लिए। अब ये डेटाबेसेस दो तरीके के हो सकते हैं, पहला है SQL, दूसरा है NoSQL। SQL को हम RDBMS भी कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, और इन दोनों का यूज वास्टली किया जाता है। दोनों अपने अपने पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। लेकिन मैं आपको ये चीज कहूंगा कि अगर आप
अभी स्टार्टिंग में ही करियर स्टार्ट कर रहे हो तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ी बहुत प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि ये इजी होते हैं और इजीली लर्न किए जा सकते हैं। मोंगोडीबी थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं और इनमें थोड़ी बहुत आपको पहले ही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डेटाबेस की टू लर्न मोंगोडीबी। तो मैं आपको उस सिचुएशन में ऐसा कह रहा हूं कि रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ लीजिएगा मोंगोडीबी शुरू करने से पहले। अब हम बात करते हैं कि एसक्यूएल के अंदर कौन से डेटाबेस आते हैं और नो एसक्यूएल के अंदर कौन से डेटाबेस आते हैं। तो एसक्यूएल के अंदर पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जिनकी डिमांड होती है वो होते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल और माईएसक्यूएल। मैं आपको पर्सनली ये चीज कहूंगा कि आप ये दोनों डेटाबेस तो डेफिनेटली लर्न करके ही चलिए, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में इनकी डिमांड रहती ही रहती है। और अब बात करते हैं अगर नो एसक्यूएल के बारे में, तो नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी ही है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा डेटाबेस हैं, लेकिन अगर आपको मोंगोडीबी के बारे में पता चल गया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकियों को आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, मोंगोडीबी पर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अगर आप लर्न करना चाहते हैं नो एसक्यूएल के बारे में। नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी के अलावा भी और भी डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि रीथिंकडीबी, काउचडीबी, डायनामोडीबी। फ्रंट एंड भी हो गया, बैक एंड भी हो गया, डेटाबेस भी होगा। तो अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट के बारे में। डिप्लॉयमेंट का एक्चुअली मेन मतलब ये होता है कि आपको अपना जो भी आपने कोड लिखा होता है उसको किसी सर्वर पर रखना, ताकि जब भी कोई भी किसी यूआरएल को हिट कर रहा हो वो उसको पता चल जाए कि कौन सा यूआरएल हिट हुआ है। तो उसके बाद वो सारी रिक्वेस्ट बैकएंड में आने के बाद प्रोसीड होती रहे, जिस तरह से भी पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो मेनली डिप्लॉयमेंट का काम यही होता है कि आपका वो सारा का सारा कोड सर्वर साइड पर पहुंचाना एकदम अच्छी स्थिति में। डिप्लॉयमेंट के अंडर सबसे पहला पॉइंट आता है होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स का। होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हिरोकू, डिजिटल ओशन, AWS और अज़ोर। इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं कंपनी स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो AWS और अज़ोर के बारे में डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। उसके बाद बात करते हैं वेब सर्वर के बारे में, जो कि डिप्लॉयमेंट में यूज किया जाता है, जिसमें आपको Nginx और अपाचे के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है जब भी आप अपनी कोई वेबसाइट कहीं भी डिप्लॉय करवाते हो तो। उसके बाद नंबर आता है कंटेनराइजेशन का, जिसमें डॉकर और कुबरनेट्स आते हैं। कंटेनराइजेशन के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा बहुत बता दूं। मान लो कि आपने अपने पीसी में कुछ ऐसी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली और वहां पे अपना कोड रन कर दिया। अब वो सेम कोड अगर आप किसी दूसरे पीसी में रन करोगे तो वहां पे कभी कभी डिपेंडेंसी इशू आ जाते हैं। तो उसी केस को रिजोल्व करने के लिए कंटेनराइजेशन बनाया जाता है, ताकि उनका एक सेपरेट कंटेनर बन जाए जिसमें सारी की सारी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। मेनली इसका काम यही होता है। ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के अंडर ही CI/CD पाइपलाइंस भी आती हैं, जिनका मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें एक टूल आता है जेनकिंस के नाम से। आपको जेनकिन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से आप जब भी कोई इमेज बनाते हो वो किस तरह से आगे प्रोसेस की जाती है, प्रोडक्शन पे किस तरह से इमेज डाली जाती है, स्टेजिंग सर्वर्स पे किस तरह से इमेज डाली जाती है। आपको इनके बारे में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक डेवलपर के लिए। जो भी IT वर्ल्ड में आकर कोई भी डेवलपमेंट करता है उसके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक कंपनी में यूज की जाती है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंडर GitHub, GitLab और Bitbucket जैसी चीजें आ जाती हैं। आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। Git और GitHub के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरह से कोई ब्रांच क्रिएट की जाती है, किस तरह से ब्रांचेस में स्विच किया जाता है, किस तरह से कोई भी कोड का पुल लिया जाता है, पुश दिया जाता है। तो आपको इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप डीप में नहीं जाना चाहते तो कुछ ऐसी 6-7 कमांड होती हैं, आप वही लर्न करके रख लीजिएगा कि हाँ यही कमांड यूज होती है तो मैं बार बार इन्हीं का यूज करूंगा। आपको लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विदाउट द यूज ऑफ गिट और गिटहब आप ज्यादा सक्सीड नहीं कर सकते किसी भी डेवलपमेंट में। इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं पूरा A to Z आपको बताऊंगा गिट और गिटहब किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि जब भी आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने भी सीखी थी। हाँ, सब कुछ तो नहीं सीखा था, इनमें से कुछ चीज़ें थी जो कि ऑप्शनल थी, तो मैंने वो सब चीज़ें इग्नोर कर दी। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत होती है जब भी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो। मैंने भी कर लिया तो आप भी कर ही लोगे, इतना कुछ हाई फाई चीज़ नहीं होती, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो
वो होता है पाथ कि आपको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी मेरे साथ कलीग थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, उन सब ने मुझे पाथ बता दिया था कि किस तरह से तुम्हें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लर्न करनी चाहिए। आई होप कि आपको भी ऐसे कुछ कलीग मिले जब भी आप अपना करियर शुरू करें या फिर जब भी आप IT वर्ल्ड में जाएं। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब आपके कलीग भी इतने ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो मैं हूं ना, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट पे रिप्लाई करके आपको डेफिनेटली वो सब चीज़ें समझाऊंगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।